तो बेटा गाइड है गोविंद पारिक, और ये पेज नंबर है 274। रस शास्त्र के टेस्ट की जो चीज़ छूटी हुई है उनको एक तरीके से कवर कर रहे हैं कि आपका कंप्लीट हो जाएगा रस शास्त्र। संडे को आपका टेस्ट है क्योंकि रस शास्त्र का। देखते हैं। तो सर्वाधिक पारद स्पेन में अल्माडेन खान से प्राप्त होता है। पारद लोहे के अतिरिक्त अन्य सभी धातुओं से चिपक जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि पारद की जो प्रोसेसिंग की जाती है वो कहाँ करते हैं? लोह के पात्र में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोहे के साथ चिपकता नहीं है। अतः पारद शोधन और संग्रह करने के लिए धातु के बर्तनों का प्रयोग निषेध है, लोह का ही प्रयोग होता है बस। 1 से 5 संस्कार कह रहे हैं उनसे पारद दोष मुक्त हो जाता है, और 6 से 8 जो संस्कार हैं उनसे पारद में बल और तेज की वृद्धि होती है। जल्दी से नाम बोल दोगे 1 से 8 के क्रमशः। स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन और बोधन और दीपन। रोधन, नियमन और दीपन, बस। ठीक है ना, तो ये 8 हो गए, तो याद रखोगे। तो शुरू के 5 जो है उनसे पारद दोष मुक्त होता है, बाद के 3 जो है उनसे पारद में बल और तेज की वृद्धि होती है। संस्कारार्थ पारद की मात्रा 2000 पल से आधा पल तक, मतलब आधा पल से लेके 2000 पल तक, याद रखेंगे। मूर्छन तीसरा संस्कार है, इससे पारद का नैसर्गिक दोष दूर हो जाता है। कौन से हैं नैसर्गिक दोष पारद के, कितने हैं और कौन कौन से हैं? 3 होते विश्व मल। ठीक है बेटा, तो 3 होते हैं, तो मूर्छन संस्कार तीसरा ही होता है, उस ऐसे भी याद रख सकते हो। तो नैसर्गिक दोष दूर हो जाता है, लेकिन अभ्यंतर प्रयोग के योग्य नहीं बनता मूर्छन से। जबकि मूर्छना जो है इससे पारद में निश्चित रूप से व्याधिनाशक गुण आ जाते हैं, और पारद अभ्यंतर प्रयोग के लिए यूजफुल हो जाता है। जारण या जारना, तो पारद द्वारा गंधकारी द्रव्यों को इस तरह पचाना कि उसके भार में वृद्धि ना हो। मतलब ये कहने का कि आप पारद के साथ जला दोगे उनको, फिर भी ऐसा नहीं होता कि वो गंधक दिखाई देना बंद हो गया तो वजन बढ़ जाएगा पारद का कि उसमें चला गया, नहीं, कि वो खत्म हो जाता है, पूरी तरह से बर्न हो जाता है। चरक संहिता में ब्रह्म रसायन में ताम्र धातु का उल्लेख है, आपको याद होगा। ब्रह्मा की दृष्टि सीधे ताम्र पर, जिन लोगों ने याद किया उनको याद होगा, नहीं पता लिख लो जल्दी से, कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं होगा चिकित्सा भी। तो ब्रह्मा की दृष्टि सीधे ताम्र पर, ये हमारी ट्रिक है। ब्रह्मा यानी यहाँ जो देख पा रहे हो ब्रह्म रसायन, ठीक है, इसमें दृष्टि यानी दृष्टि प्रदावर्ती, उसमें भी होता है। सीधे मतलब सिद्ध हर लेप, 3 चीजें हैं ये। ठीक है, ब्रह्म रसायन, दृष्टि प्रदावर्ती और सिद्ध हर लेप। तो इन तीनों के अंदर ताम्र धातु है, तो ब्रह्मा की दृष्टि सीधे ताम्र पर, हम ऐसा याद रखते हैं। यशत का प्रयोग रात्रि स्वित की चिकित्सा में करता है। और बोलो जल्दी कौन है? प्रवाल और प्रवाल। ठीक है, प्रवाल और वंग, तो वो भी याद रखिए। नेक्स्ट है शिवलिंग का निर्माण स्फटिक से किया जाता है। स्फटिक, स्फटिका नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, सगंध मूर्छना निरापद और व्यापक मानी जाती है, तो गंधक के साथ जो है कल्पना है वो ज्यादा सेफ है, ये बात ध्यान रखनी है। सगंध मूर्छना की प्रथम और मौलिक कल्पना कजली है, कजली से स्टार्ट है सब कुछ। परपट परपटी, परपटी का उत्तर उत्तर लघु होते हैं। परपटी के खरपाक से कजली रस सिंदूर में परिवर्तित हो जाती है, तो परपटी का खरपाक अगर हो गया तो वो रस सिंदूर बन जाएगा। परपटी की सामान्य मात्रा 1 से 2 रत्ती है। कल्प जो है जनरली वो 40 दिन का है, यही आपको याद कराया होगा, तो यही याद रखेंगे 40 डेज। तो चक्र मंडल या कल्प कहते हैं इसको। तांबुल पत्र के साथ पारद सेवन से विबंध नहीं होता, तो तांबुल पत्र के साथ पारद सेवन की बात कर रहे हैं। वैसे पारद के प्रयोग काल में क्या चीजें पथ्य हैं? बिल्व, बृहति, सहजन, बृहति, ककराष्टक ठीक है वाली। है ना, तो बिल्व, बृहति, सहीजन, ककाराष्ट्र। और जब पारद का प्रयोग छोड़ा जाता है तो इसका प्रयोग कराया जाता है या इनका प्रयोग कराया जाता है क्या? बिल्व, बृहति, बृहति। बिल्व, बृहति। अच्छा, गोल्ड, सोने की भस्म जो है उसके साथ क्या सेवन मना है? बिल्व, बिल्व, बिल्व का। ठीक है, तो अपना चीजें याद रखना जो पढ़ रहे हो। देखते हैं आगे। पारद सेवन काल में बड़ी कटेरी, बिल्व, उपटन, स्नान और कांसे के पात्र में भोजन निषिद्ध बताया है। तो कांसे के पात्र में 10 रात का घी मना किया हुआ है खाने के लिए। बाकी आपको अम्ल द्रव्य मना किए हैं 2 चीजों में। कौन सी 2 चीजों में मना है अम्ल द्रव्य? बर्तन, पित्तल में और वर्त में। ठीक दो। है, याद रखिएगा। जलु का निर्माण हेतु आवी दुग्ध की भावना दी जाती है। आवी दुग्ध जलु का निर्माण के लिए, तो याद रखेंगे जलुका के लिए आवी दुग्ध। रस चिकित्सा को देवी चिकित्सा भी कहा गया है। रस चिकित्सा को देवी चिकित्सा। चरक संहिता में रस शब्द का उल्लेख आया है, रसोत्तम शब्द का उल्लेख आया है, भारत का नहीं आता लेकिन। सुश्रुत में प्रथमता हरताल और फेनाशम का वर्णन है। अंजन का अंता प्रयोग सुश्रुत नहीं किया। पारद शब्द का वर्णन बाह्य प्रयोग आता है सुश्रुत के अंदर। ठीक है, पारद शब्द जो आया पहली बार वो सुश्रुत में आया, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल यूज आया। प्लस हड़ताल, फेनाशम का उल्लेख है और अंजन का अंता प्रयोग है।
धातु भस्म निर्माण का प्रथमतः वर्णन अष्टांग संग्रह में मिलता है, और लोहपाक एवं स्थालीपाक ऐसी दो विधियां बताई गई हैं। आपने पढ़ा है कि जो तीन विधियां हैं वो किसने दी हैं? बोलो। चक्रपाणी। चक्रपाणी कृपाणी पहली ने सार बार दी। इसको संग्रह। पूछा कृपाणी। गया है। ठीक रतन है, सार संग्रह। जैसे इंसार संघ है, चक्रपाणी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी। आगे देखिए, यशद को काल निर्णायक धातु कहते हैं, ऐसे एक और पॉइंट रह गया। अष्टांग संग्रह, इसमें भी पारद और गंधक का केवल बाह्य प्रयोग ही निर्दिष्ट है, कह रहे हैं। यशद को काल निर्णायक, ये देख लेना अगर, तो इसमें भी पारद का बाह्य प्रयोग ही कह रहे हैं, तो हृदय में है जो दोनों प्रयोग आए हैं, इंटरनली भी आया है ना, सुश्रुत में, हाँ, संग्रह में नहीं है इसका मतलब। यशद को काल निर्णायक धातु भी कहा गया जाता है। यशद काल निर्णायक, लेकिन सबसे प्राचीन धातु कौन सी है? ताम्र। ठीक है, तो यशद काल निर्णायक है और ताम्र सबसे प्राचीन धातु है। रस शास्त्रीय योगों का निर्देश दोष और दुष्यों के अनुसार ना करके रोग के अनुसार किया गया। मतलब रस शास्त्र में आप पढ़ रहे हो, आपने देखा होगा, ज्यादातर जगह हम डिजीज की बात करते हैं कि भाई संग्रहणी में परपटी होती है ना। हम ऐसा नहीं करते कि वातिक संग्रहणी में ऐसा, पैतिक में ऐसा, नहीं, बस संग्रहणी तो परपटी ऐसा ही याद रखते हैं, तो वही बात लिख रहे हैं। अभ्रक का उल्लेख संहिताओं में नहीं मिलता, इसका प्रथम वर्णन न्याय दर्शन में मिलता है। अभ्रक, सर्वाधिक अभ्रक गिरिडीह की कोडरमा खान से मिलता है। गिरिडीह की कोडरमा खान, दोनों याद रखोगे। यहाँ अभ्रक की बात चल रही है, और पहला पॉइंट जो था अल्माडेन, ये पारद के लिए था। ठीक है, तो अल्माडेन पारद, और गिरिडीह ये अभ्रक। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में कौन सा किसका है। नेक्स्ट है, रस रत्न समुच्चय में जमीन से एक हाथ नीचे से अभ्रक ग्रहण करने का निर्देश मिलता है। एक हाथ नीचे, और चौड़ाई कितनी है? राजहस्त चौड़ा। ठीक है, तो राजहस्त। कृष्ण वज्रावरक सभी अवरकों में श्रेष्ठ है। स्वर्ण सेवन काल में बिल्व फल अपथ्य है। अशुद्ध लोह सेवन से अष्ट महागत की उत्पत्ति होती है। जिनको नहीं याद है लिख सकते हो ट्रिक इसकी भी, कि कुश आपका शोगुल, कुश आपका शोगुल उधर मधु का राज, जो भी कर लो, मधु आपका शोगुल उधर कुश का राज। तो मधु आपका शोगुल यानी मधु में, आप से अपस्मार, मधु आपका शो यानी शोथ, गुल से गुल, तो मधु आपका शोगुल, मतलब आपके शो में कोई नहीं आया। उधर कुश का राज, उधर यानी उधर रोग, कुश यानी कुष्ठ, राज यानी राज्य क्षमा। कुछ छूट गया? मधु आपका शोगुल, उधर कुश का राज, एक कौन छूट गया? बात, बात व्याधि। अब मधु क्या बात है, आपका शोगुल उधर कुश का राज, ऐसा है पूरी ट्रिक जो है। ठीक है, तो मधु में क्या बात है मतलब वाद व्याधि, आपका शोगुल तो अपस्मार, शोथ और गुल, और उधर कुश का राज यानी उधर रोग, कुष्ठ और राजक्षमा। ठीक है, चरक के हैं यही वाला याद रखना, बाकी बात बात करेंगे। अमृतीकरण से गुण की वृद्धि होती है मगर वर्ण की हानि होती है। अमृतीकरण, इसमें वर्ण की हानि होती है। हीरे के अभाव में वैक्रांत का प्रयोग करते हैं। शुद्र कुलिश किसका पर्याय है? वैक्रांत का। वैक्रांत का क्रांत ही है। का। ठीक है, रस तरंगिणी में माक्षिक का वर्णन उपधातु में किया गया है। इसको याद रख सकते हो, इस पे सवाल पूछ चुका है एक बार। रस तरंगिणी में माक्षिक उपधातु में रखा गया है। भूनाग सत्वपातन और मयूर पिच सत्वपातन से ताम्र की प्राप्ति होती है। तो भूनाग और मयूर पिच ताम्र। जहां नाग और वंग मिलता है उसी स्थान पर प्राय चपल भी मिलता है, ये भी याद रखेंगे। नाग वंग जहां होते हैं वहीं चपल मिलता है। रक्त, दुग्ध, पित्त, अंडा, राई, गाजर, लहसुन सब में गंधक मिलता है। लहसुन, गाजर, राई, अंडा, पित्त, दुग्ध और रक्त। उष्ट्रमल, उष्ट्रमूत्र, मानव मूत्र, करीर, पीलू वृक्ष की राख, इन सब से नवसादर यानी चुल्ली का लवण मिलता है। तो इष्टिका से, चूल्हे की राख से, मतलब ये कहने का, और मूत्र से, तो चुल्ली का लवण। अग्निजार को रस रत्न समुच्चय में अग्नि नक्र नामक समुद्री जंतु का जरायु माना गया है। ठीक है, समुद्री जंतु का जरायु है, प्लेसेंटा है, इतना याद रखेंगे। रस रत्न समुच्चय में मुर्दा शंख को सीसक सत्व कहा गया। मुर्दा शंख को सीसक सत्व, वो ही निकलेगा पी। सभी धातुओं का मारण गंधक और माक्षिक से संभव है। ट्रिक याद होंगी, गंदी मक्खी को मार दो, ऐसा करके आपको याद कराया होगा मैंने वहां, है ना। तो गंदी यानी गंदी यानी गंधक, मक्खी मतलब माक्षिक, मार दो मतलब मारण, ऐसा। तो सभी धातुओं का मारण हो जाता है गंधक और माक्षिक से। पारद एवं अभ्रक के संयोग से ही सृष्टि का जन्म या सिद्धि संभव है। किसने दिया है श्लोक ये? हर सृष्टि संयोगात, हर गोरी सृष्टि संयोगात, ऐसा।
सर्वदर्शन संग्रह वाला। दर्शन संग्रह। हाँ बेटा, है तो याद रखो, वो श्लोक है, वही है। नागार्जुन मयूरी विद्या के ज्ञाता थे। ठीक है, नागार्जुन मयूरी विद्या के ज्ञाता थे। चरक में धातुओं के सूक्ष्म चूर्ण को रज नाम से कहा गया, रजस। अष्टांग हृदय में चिकित्सा के लिए सर्वप्रथम काशी सादी तेल के संदर्भ में अभ्रक का वर्णन मिलता है। अष्टांग हृदय में कह रहे हैं काशी सादी तेल के रेफरेंस में अभ्रक का उल्लेख आपको मिलता है, काशी सादी तेल में। निश्चंद्र होना अभ्रक भस्म का प्रधान लक्षण है, नहीं होगी तो हाथों को फाड़ देना होगा, परफोरेशन, वो याद रखोगे। हीरा चपल दोनों को षड्रस कहा गया। ठीक है, चपल में भी देखा है षड्रस करके है वैसे तो, लेकिन षड्रस से ही चल पड़ा है, याद रखना है। हिंगुल का डिसोसिएशन पॉइंट 620 डिग्री सेल्सियस है, 620। हिंगुल का। मूर्छितवा हरति रुजम, अमृति करोति ही मृत। तो बताया मैंने आपको, पारद जब स्वयं बद्ध हो जाता है तो क्या करता है, बोलो। रोग नाशन। नहीं बेटा, इसीलिए पूछा वो। मोक्ष मोक्ष देने वाला, बताया ना, मोक्ष मोक्ष। उल्टा है बिल्कुल, खुद बंधा तो मुक्ति देगा। ठीक है, मूर्छित हो गया, रोगी हो गया तो आपकी रुझा दूर कर देगा। खुद मर गया तो अमर कर देगा। ठीक। रस का ध्यान मात्र ब्रह्म हत्या आदि के पाप से मुक्तिदायक है, याद रखेंगे, पढ़ा चुका हूं ये भी। कि ध्यान करना, पूछ चुका है कि कौन सी पूजा, आप जानते हो ना भारत की 5 पूजाएं होती हैं, तो ध्यान करने से कहा गया ब्रह्म हत्या पाप में। दर्शन मात्र से क्या होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, सहस्र स्वर्ण दान किया आपने, ऐसा फल मिलता है। पंचविध भारत पूजा महापातक नाशिनी, ये भी याद रखेंगे, महापातक बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाले। तो कुंभ वगैरह जा नहीं पाए तो बैठ के घर में पूजा कर लेना भारत की। पारद भक्षण पूर्व जन्मकृत पाप नाशक माना गया है। ठीक। पारद और गंधक की पिष्टि से शिवलिंग का लेप पूर्व जन्मकृत संपूर्ण पाप नाशक माना गया। पारद की निंदा से घोर नरक की प्राप्ति है। पारद का शोधन मारण करके रोगी को देना तुला दान या अश्वमेध यज्ञ के बराबर फलदायक है। श्वेत दीप का संबंध गंधक से है, मैं तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सब पढ़ चुके हैं हम, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, मैं तो बस रीडिंग लगा रहा हूँ। ठीक है, तो श्वेत दीप का संबंध गंधक से है। गृध्र अक्षी तुल्यम कुरुते अक्षी युग्मम, गंधक सेवन का फल है, गंधक सेवन से गिद्ध के समान आंखें हो जाते हैं। ठीक है, तो गृध्र अक्षी तुल्यम कुरुते अक्षी युग्मम, गंधक सेवन। का शोषद नाग में, नागवंग में, वंशुल में, शुल्भ रजत में, रजत स्वर्ण में, और स्वर्ण पारद में लीन हो जाता है। यही है पारद की लयकारी क्षमता, सामने चाहो तो लिख सकते हो, लयकारी क्षमता इसी को बोलता है, लयकारी। तो कास्ट ओषधिया नाग में क्रम बिल्कुल रटा होना चाहिए, कास्ट ओषधिया नाग में, नागवंग में, वंशुल में, शुल्भ रजत में, रजत स्वर्ण में, स्वर्ण पारद में लीन हो जाता है। पारद के साथ एक त्रुटि अभ्रक जारण करने का फल शो अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। भस्मित अथवा जारित पारद का रोगियों को सेवन कराना सबसे बड़ा दान है। पारद 1 योजन दूरी तक स्त्री का पीछा करता है, 1 योजन। हिंगुल दरद देश से एवं पातना यंत्र से निकाला जाता है। ठीक है, दरद हिंगुल टाइप भी आपने पढ़ा होगा, इजी है, रटने की जरूरत नहीं है। पत्राभ्रक को कालकूट विष के समान माना गया है। पत्राभ्रक अच्छा नहीं है कहना चाह रहे हैं, वो कालकूट विष के समान है। स्वर्ण की उपधातु है माक्षिक, कहा ही गया फूल्स गोल्ड, वैसे भी इजी है। शिव पार्वती संवादात्मक ग्रंथ रसाणव, रस तरंगिणी में 24 तरंगे हैं। पारद द्वारा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन रसेश्वर दर्शन में मिलता है, ये भी याद रखोगे, रसेश्वर दर्शन, पारद द्वारा मोक्ष प्राप्ति। हिंगुल से रस सिंदूर का निर्माण बताया गया सिद्ध भेषज मणिमाला में, हिंगुल से रस सिंदूर का निर्माण सिद्ध भेषज मणिमाला में। 19वां अनुवासन संस्कार रसेंद्र चिंतामणि में बताया गया है। ठीक है, रसेंद्र चिंतामणि किसकी है बुक ये, ढुढुकनाथ। ढुकढुकनाथ। ठीक है, तो अनुवासन संस्कार ढुकढुकनाथ। नेक्स्ट है भारत का एंटीडोट, कुकुटान त्वक, कूष्मांड स्वरस, कदली फल, देख लेंगे, पूछा नहीं जाता। सप्तशाली वटी निर्गंध और निराग्नि मूर्छना है। ये निर्गंध है और निराग्नि है, जिसको पूछूं वही बताना, जनरल ने। अनंत क्या कंटेंट है इसके, नहीं है। मंजिता। नहीं शिवाली। आंसर यार। अनुप्रीत। रवि।
शशि। आकार, करब, खदिर, ये सब कुछ था। है तो सही है, लेकिन पूरा जवाब नहीं है। मैंने बहुत इजी बताया और सारे याद रखने हैं, पूछा जाता है। चलो अब कोई बोल सकता है। मधु आकर पारक था, आकर मधु पारक आकर था। करा ठीक है। पारक और खदेड़। तो याद रखोगे, कई बार बेटा बात कर लिया आप लोग। जितने लोगों को याद नहीं है, बहुत ही गलत है ये आपका एटीट्यूड, क्योंकि बहुत बार पूछ चुका हूँ मैं, इसको कह चुका हूँ हर बार की जरूरी है। तो सप्तशाली वटी, निर्गंध और निराग्नि मूर्छना है। टेस्ट में मार्क्स कैसे लाओगे ये तय कर लेना। और मैं ये मानता हूँ, जब आपको ये याद नहीं है सप्तशाली वटी, तो ये तय बात है कि टेबल्स याद हो तो बहुत मुश्किल बात है। ठीक है। कि जिस बच्चे को सप्तशाली वटी याद नहीं है उसको टेबल्स याद होंगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि होंगी। बाकी नंबर चाहे जो भी कहानी का है। पारद सेवन काल में विबंध होने पर सेव्य क्या है? तो हरितकी और पिपली। पारद सेवन काल में विबंध होने पर हरितकी और पिपली का प्रयोग। पारद सेवन काल में अपथ्य शोभांजन, और भी बहुत चीजें बात हो गई है अभी। मकर ध्वज कजली बंध का उदाहरण है। मकर ध्वज ये याद रख लोगे। जैसे परपटी पारद का पोर्ट बंद है, आपको याद है, उसी तरह मकर ध्वज ये कजली बंध का उदाहरण है, कजली बंध। वात कुलांतक रस का अनुपान ब्राह्मी बताया गया। वात कुलांतक रस ब्राह्मी। रस माणिक्य कूपी पक्व उत्पाद है। ठीक है, रस माणिक्य एक कूपी पक्व उत्पाद है। एक वो माणिक्य रस आपको अलग पढ़ा था, उससे कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए, रस रत्न समुच्चय में ताम्र परपटी को कुष्ठांत परपटी भी कहा गया। पूछा जाता है किसने कहा है कुष्ठांत परपटी, तो रस रत्न समुच्चय ने कहा ताम्र परपटी को। स्वर्णमाक्षिक भस्म को मोज़ेक गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, मोज़ेक गोल्ड, फूज गोल्ड हम जानते हैं। नवायस लोह और सप्तामृत लोह का अनुपान मधु सर्पी। तो नवायस लोह हो चाहे सप्तामृत लोह हो, तो मधु सर्पी अनुपान है इसका। भाव प्रकाश में कांस्य कपूर का वर्णन विषम ज्वर के संदर्भ में आया है। तो कांस्य कपूर एक आया है वहां, विषम ज्वर में भाव प्रकाश, कांस्य कपूर। अभ्रक सत्व लोह निकलता है। इसको याद रखना बेटा, ये रिलेट नहीं कर पाते अगर आपको वो थोड़ा सा भेद वगैरह में कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, फेरो मैग्नीशियम माइका बताया था मैंने आपको, तो आयरन होता है इसके अंदर। ठीक, तो इसीलिए एनीमिया में यूज करते हैं। तो अभ्रक सत्व है लोह, सस्यक सत्व है ताम्र। सूत शेखर रस में वैक्रांत भस्म होती है। सूत शेखर रस में वैक्रांत पड़ा हुआ है, ध्यान रखोगे। शशि माइक ऑफ कर लोगे? हम्म, एक सवाल का जवाब दोगे यही मुझे। मंजिता, वैक्रांत की मात्रा कितनी है, प्रयोज्य मात्रा? सर 1/24 to 1/11। 1/24 to 1/11। चलो एक और मात्रा पूछना चाह रहा था, ध्यान नहीं आ रही मुझे। देखो फिलहाल, तो सूचशेखर रस में व्याकरण भस्म होती है, माक्षिक सेवन में अपथ्य, कुलथ और कपोत मांस तो सारा आपको याद है ना, कुलथ कपोत काकमाची और सबकी कहानियां। रस शास्त्र में परिभाषा प्रकरण का वर्णन आचार्य सोमदेव। ये नाम ध्यान रखना, ये चीज वैसे जरूर नहीं होती है, लेकिन हाँ पूछी गई है एग्जाम में, है ना, तो रिलेट नहीं कर पाओगे एकदम। और आधारभूत ग्रंथ कौन सा है रस शास्त्र का? रसेन रसेंद्र चूड़ामणि आचार्य सोमदेव। कामली। ठीक है ना। तो उन्होंने ही देखो परिभाषा प्रकरण भी ऐड किया इसके अंदर। स्वर्ण सेवन काल में केवल एक ही पथ्य बताया, बिल्फल। अशुद्ध लोह सेवन से अष्ट महागत की उत्पत्ति होती है। अशुद्ध लोह सेवन से अष्ट महागत की उत्पत्ति। वैसे लोह में कितने दोष बताए आपको? सात। सात दोष। ठीक है, आठ। सात बेटा, आठ। 8 ताम्र बताइए। आठ 8 ताम्र के हैं। ताम्र में। ठीक आठ है। ताम्र तो बताइए। कंफ्यूज नहीं होना है, 8 ताम्र के हैं यहाँ, भले ही 8 महादोष लिखे हुए हैं, लेकिन अष्ट महागत। लेकिन वहां आंसर लगाना है, साथ ही लगाना है, तो इस बात को ध्यान रखना। रस कार्य के लिए शस्त्रों पर शान चढ़ाने से प्राप्त तीक्ष्ण लोह, पुराने शस्त्र के लोह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं वो लोह नहीं डायरेक्ट कि लोहे की सरिया खरीद के ले आए कि नहीं, वो बाकी जो लोहे का काम वाम जहाँ होता है कि वो वाला लोह लेना है, ऐसा कह रहे हैं। त्रिविध लोह पाक का उल्लेख रसेंद्र सार संग्रह में देख पा रहे हो, रसेंद्र सार संग्रह। लोह किट को आबादी रहित क्षेत्र से ग्रहण करना चाहिए। वंग भस्म निर्माण में प्रथमतः जारण करते हैं, फिर मारण करते हैं, तो पहले जारण फिर मारण। यशत का वर्णन कहाँ कहाँ आया देख लो, बहुत जरूरी पार्ट है कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में प्रथमतः मदनपाल निघंटु में ईषद नाम से आया है।
रसायनक में खरपर सत्व के नाम से आया। आयुर्वेद प्रकाश प्रथम रस ग्रंथ है जिसमें यशत के नाम से आया। तो आयुर्वेद प्रकाश है वो रस ग्रंथ जिसमें मिलता है पहली बार नाम इसका। ताम्र नाग और वंग भस्म में उष्ण होती हैं, तो आपको बताया था कि वतन, इसके अलावा कांपा, कापा। कहाँ कांसा, से? पीतल। ठीक है, अच्छी बात है। पीतल के पात्रों में खट्टे पदार्थ रखने का निषेध है, और जो वर्तुल। कांस्य पात्र में घृत रखने का निषेध है, 10 रात्रि का रखा हुआ। तृणकांत और संगे वानस्पतिक एवं मुक्ता और प्रवाल प्राणिज रत्न है। शेष सभी खनिज रत्न है। ठीक है, तो वही मुक्ता प्रवाल वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि इनमें से किन रत्नों पर काल का प्रभाव पड़ता है, तो मुक्ता और प्रवाल पे पड़ता है। बाकी तृणकांत संगे वो वानस्पतिक द्रव्य है, वो भी याद रखेंगे। प्रवाल मुक्ता को छोड़कर शेष रत्नों पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। केवल गोमेद उष्णवीर्य है, बाकी सभी शीतवीर्य है। इसी तरह गोमेद भस्म का वर्ण हमने अलग देखा था, क्या वर्ण होता है बोलो। कत्थई वर्ण। ठीक है, तथई वर्ण। तो वो भी अपनी जगह याद रखेंगे। आगे देखें, माणिक्य धारण श्रावण मास में, श्रावण मास में जन्मे व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, माणिक्य का धारण जो सावन में जिसका जन्म हुआ हो गया ना, उसको करना है। हम्म, आगे देखिए, माणिक्य धारण केवल सावन मास में करना है। ताक्षर्य नेत्रों के लिए हितकर है, मगर सर्प की दृष्टि का नाश करता है, इसको भी ध्यान रखोगे। वैसे तो जब हम चरक पढ़ते हैं ना, वहाँ 2-3 रत्नों के नाम आए हैं, लेकिन सवाल ताक्षर्य भी पूछता है। तो ताक्षर्य नेत्रों के लिए हितकर है, मगर सर्प की दृष्टि का नाश कर देता है। इसकी द्युति पर वायु और सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ता, और ताक्षर्य के ऊपर वही है, काल का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा कहने का मतलब है। बाकी सर्प के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे याद कर सकते हो, तक्षक एक सर्प की वैरायटी भी होती है, तक्षक सर्प, ऐसा करके याद रखोगे तो याद रह जाएगा। ताक्षर्य। पुखराज को गर्म करने पर इसका रंग उड़ जाता है। पुखराज किसी व्यक्ति का नाम लग रहा है, सुन के अगर ध्यान से देखो, पुखराज हमारे यहाँ तो है, कई जानते लोग मेरे पुखराज। तो उसमें पुखराज को गर्म करोगे तो रंग उड़ ही जाएगा उसका। तो गोमेद का अणुधर्मिता गुण प्रधान है, तो गोमेद में अणुधर्मिता होती है, याद रखोगे इसको भी, कैरेक्टर है इसका एक। वैदुर्य अलेक्जेंडर के राज्याभिषेक के समय मिला था, इसीलिए इसको अलेक्जेंड्राइट भी कहा जाता है, वैदुर्य। ठीक है, वैदुर्य अलेक्जेंडर। जहर मोहरा हरिताभ वर्णी मृदु पत्थर है। जहर मोहरा कैसा है, हरे रंग का पत्थर है कह रहे हैं, जिस पर हल्की काली धारियां पाई जाती हैं। इसको पानी में उबालने पर मिट्टी की सौंधी गंध आती है। जैसा वो होता है ना, बारिश जब पड़ जाए बिना मौसम के बहुत दिनों के बाद, तो वैसे स्मेल आती है, जहर मोहरा से कह रहे हैं। तो हरिताभ वर्णी मृदु पत्थर है जिस पर हल्की काली धारी पाई जाती है, पानी में डालने पर मिट्टी की सौंधी गंध आती है। समुद्र फेन कटल फिश का पृष्ठ भाग होता है। समुद्र फेन कटल फिश का पृष्ठ भाग है ये। बदराश्म शूद्र कीड़ों का बदर की गुठली के समान जीवाश्म है, इस पे बड़ा सवाल आ चुका है, ये भी याद रखना। कि सूक्ष्म कृमि है, मतलब कीड़े हैं वो, तो उनका बदर की गुठली के समान जीवाश्म है। तो जीवाश्म है, फॉसिल है, ये भी ध्यान रखेंगे, बदराश्म। और वैसे यूनानी की मेडिसिन है ये। तृणकांत यानी कहरुआ अश्मीभूत फॉसिल रेजिन है, तो ये भी वही है। इसे कपड़े पर रगड़ने पर नींबू की सी गंध आती है, ये भी याद रखना है, नींबू की गंध आती है तृणकांत को कपड़े पर रगड़ने पर, फॉसिल रेजिन है वे। रस भस्म के सेवन काल में विड़बंद होने पर पिपली और हरकी का चूर्ण देते हैं। हीरे की भस्म का वर्ण श्वेत होता है, तो भस्मों के कलर सारे हमने याद कर रखे हैं ऑलरेडी। भारत में सर्वाधिक ताम्र राजस्थान में मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ताम्र उष्ण होता है, और राजस्थान उष्ण नहीं समझते हम लोग, है ना, जैसे जैसे हरियाणा राजस्थान आगे जाओगे तो गर्म प्रदेश है, तो उस तरह भी सोच सकते हो कि ताम्र है सीधे सीधे। आगे देखिए, रसायनक वर्तमान समय में उपलब्ध रस शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। रसायनक उपलब्ध ग्रंथ की बात कर रहे हैं, उपलब्ध ग्रंथ। सुवरचला सुवरस का प्रयोग गंधक के गंध नाशनार्थ किया जाता है। तो सुवरचला सुवरस का प्रयोग गंधक के गंध नाशनार्थ। मक्खी मारने की दवा में संख्या होता है, तो संख्या मक्खी मारने में। ये श्लोक बहुत जरूरी बेटा, रख के पूछ लेता है किसने कहा है, किसके लिए कहा है। हेम सर्व विषाण्याशु गरांश्चा विनियच्छति। ठीक है, कि स्वर्ण सेवन से सभी विषयों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये किसका कथन है, चरक का। तो बाकी एक हेम ऐसा करके मिलता है कि श्लोक इसी का सेकंड पार्ट है, हेम पांगे, ऐसा हेम जिन अंगों पर हेम का प्रयोग हुआ है, स्वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो उनके ऊपर विष नहीं ठहरता, जैसे कमल पत्रों पर
पानी की बूंद नहीं ठहरते। तो ऐसा लिख सकते हो हिंदी में चाहो तो, कि स्वर्ण, ऐसा लिखो, ताम्र से शुद्धि के पश्चात, ऐसे लिखो पूरी लाइन लिखो इस तरह, ताम्र से शुद्धि के पश्चात स्वर्ण भस्म प्रयुक्त शरीर पर, ताम्र से शुद्धि के पश्चात, ताम्र से शुद्धि के पश्चात स्वर्ण भस्म सेवित शरीर पर विष का प्रभाव उसी प्रकार नहीं पड़ता जैसे कमल पत्रों पर जल की बूंद नहीं ठहरती। ठीक है, तो ताम्र से शुद्धि के बाद स्वर्ण का प्रयोग करने वाले शरीर पर या स्वर्ण यूज बॉडी के ऊपर विष का प्रभाव उसी तरह नहीं पड़ता जैसे कमल पत्रों पर जल की बूंद नहीं ठहरती है। तो खैर चरक का स्टेटमेंट है ये, ध्यान रखेंगे। अवामी भस्म परीक्षण करते हैं स्वर्ण माक्षिक और ताम्र भस्म के लिए। अवामी की वमन नहीं हो, तो स्वर्ण माक्षिक और ताम्र भस्म। बाकी ताम्र भस्म की परीक्षा आपको बताई है मैंने, दधि परीक्षा करते हैं, वो क्या होती है? अम्ल परीक्षा। हरा रंग तो रंग। हरा रंग आता है तो हरा रंग शुद्ध अच्छा है, है, नीला भी और अच्छा नील है। आता है तो फिर अशुद्ध है। ठीक है ना, तो नील वर्ण जो अच्छा नहीं है, अगर ग्रीन कलर आता है तो वो अच्छा है। तो अवामी भस्म परीक्षण है स्वर्ण माक्षिक और ताम्र दोनों की। अमृतीकरण कराते हैं ताम्र और अभ्रक का। अमृत तीन है बल्कि चीजें, हाँ, आ से अभ्रक है, माँ से माक्षिक है, ता से ताम्र है। ठीक, 8 मणियां हैं, कुल मणियां कितनी हैं? 14। 14। ठीक है, रत्न की जातियां 3, कुल रत्न कितने हैं? 12। 12। 12। 12। 12 हैं। श्रेष्ठ मणियां कितनी हैं? 5। 5। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, 5 ही है शायद, मैं इसमें पक्का नहीं हूँ। 5 ही है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, मैं, रत्न 5 है। रत्न थे वो 5, देख लो बेटा, मैं श्योर नहीं हूँ, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। लेकिन मैं पूछा इसलिए कि आपने याद किया या नहीं किया। और श्रेष्ठ रत्न 5 है। तो श्रेष्ठ रत्न 5 है। ठीक है, चलो, तो श्रेष्ठ रत्न बता रहे हैं 5 है। देख लेना कुल मिला के, जो नहीं किया, जो लोग शांति से बैठे हैं, ये वो सुना है ना एक, जी हाँ, तो थी दधी परीक्षा ताम्र की। एक होता है हमारे यहाँ, कहते हैं कि कोई कुछ बोलता नहीं है ना, कि मुंह में दही जमा रखी है क्या। तो कई लोग दही जमा के भी बैठे हैं, कि जो बोल नहीं रहे हैं सवालों पे। ठीक है, तो वो दही जो है उसको निकाल दो और बोलना शुरू करो। अब टाइम आ गया, अब काम नहीं चलेगा, अब दिन गिनती के रह गए, टाइम बचा नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आज हो गई है 5 मार्च, 15 तारीख को एक्सपेक्टेड है विजिट सीसीआईएम की कॉलेजेस में। सीसीआईएम मतलब एनसीआईएसएम की। ठीक है, 15 से शुरू हो जाएंगे, उधर वो विजिट शुरू होंगी, उधर आपका डेट आ जाएगी, पक्का बता रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम है ये, 5 तारीख है, अगले 10 दिन में मुझे लगता है एग्जाम के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, पक्की बात है। तो रत्न की जातियां 3, खनिज रत्न है माणिक्य, ताक्षर्य, पुखराज, वज्र, नीलम, गोमेद और वैदुर्य, ये खनिज रत्न है। प्राणिज रत्न मुक्ता, प्रवाल, वनस्पति, तृणकांत, संज्ञा मूषक, कई बार बात हो गई। प्रवाल मुक्ता को छोड़कर बाकियों पर प्रभाव नहीं पड़ता, काल का, जल का, वायु का। ठीक है, प्रवाल मुक्ता काल के प्रभाव से बूढ़े हो जाते हैं। ये कठोरता का क्रम है, रटेंगे नहीं हम, आपको हीरे का याद है, अपना देख लेना, सब याद करा चुका हूं मैं। प्राय सभी रत्न मधुर, कषाय रस वाले, शीत और सरगुण वाले, पित्त शामक होते हैं। और सिंपल सी बात है, रत्न धारण इसीलिए कराते हैं कि भाई गुस्सा आता है, पंडित जी बताते हैं तो एक काम करो, इसको ये धारण करा दो, मुक्ता ऐसा करा दो, है ना। तो सिंपल सी बात है, शांति करने वाले होते होंगे, शीत ही होते होंगे। ठीक है, लेकिन अग्निवर्धक है, नेत्र रोगहर है। केवल गोमेद है जो उष्णवीर्य है। जितने भी अपवाद है रत्नों के रेफरेंस में, वो सब गोमेद से जुड़े हुए हैं। क्लियर, तो इतना याद रखना। तो गोमेद है, उष्ण है, बाकी सब तो शीत ही है। रत्नों का मारण, तो वज्र के अतिरिक्त अन्य रत्नों का मारण मनाशिला, गंधक, हरताल, इनसे 8 फुट देकर हो जाता है। गंधा हरमन शायद ऐसा कुछ करके हमने याद किया था मुझे लगता है। तो गंधक, हरताल और मनाशिला। वज्र का मारण संभाग रस सिंदूर प्लस मनाशिला प्लस गंधक, इनसे 14 गजपुट देके हो जाता है। तो बाकी सबका ऊपर बता दिया कि हर मन गंदा, यानी सबका मन गंदा, ऐसा हर मन गंदा। हर से हरताल, मन से मनाशिला, गंदा यानी गंधक। और वज्र का बता रहे हैं स्पेशली कि रस सिंदूर लेना है आपको, मनाशिला लेना है, गंधक लेना है। तो हर की जगह रस सिंदूर है यहाँ, हरताल की जगह रस सिंदूर है, बाकी मनाशिला गंधक यहाँ भी है। और 14 गजपुट देने की बात लिख रहे हैं, देख लेना इसको भी। सभी रत्नों की पिष्टि
गुलाब जल या केवड़ा जल से मर्दित करके बनाए जा सकते हैं। तो पिष्टी बनाने में बहुत मेहनत नहीं लगती है, तो वही कह रहे हैं, गुलाब जल या केवड़ा जल ले लिया आपने, इससे बन जाते हैं। नर हीरा कैसा होता है? अष्ट अस्र च अष्टफलकम षटकोणम अतिभासुरम। नारी हीरा चिपिटाकारम वर्तुल। और नपुंसक हीरा वर्तुल, कुंठ, कोणाग्र और गुरु। मन करे देख लो, कोई इतनी खास चीज नहीं है। कुछ प्रमुख अवदान किसने क्या दिया? तो खेचरी गुटिका, ये गोरक्ष संहिता में देखने को मिलती है, खेचरी गुटिका। काकबंधिया जल कर्मज रोग, शीतवात, रक्तवात रोग, रसन समुच्चय नहीं याद करना है आपको, ठीक है? बस काकबंधिया पित्ता से इतना याद रखोगे। खेचरी गुटिका गोरक्ष संहिता, चलो याद कर लो। पारद द्वारा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन रसेश्वर दर्शन में है, याद हो गया होगा। अग्नि पर पिघलाने से धातुओं में आने वाली क्षीणता, जो धातुएं कम हो जाती हैं वजन में, वो याज्ञवल्क्य ने दिया है। आपको समझाया था मैंने कि यज्ञ के अंदर आहुति दे दी उस धातु की, मतलब जितनी धातु गायब हो गई, मतलब ऐसा याद रखना है। तो यज्ञ में धातु को जला दिया मतलब। तो धातु में क्षीणता वो याज्ञवल्क्य ने दी। त्रिविध पाक, आरएसएस, रसेंद्र सार संग्रह और धातुओं की ज्वाला का वर्णन, ये रसायनों ने किया। धातु ज्वाला कैसी आती है, धातु की ज्वाला जलने में। चलो ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक लो, वापस आओ, फिर आगे देखते हैं। फिर इसमें शुरुआत से देखेंगे, रशिया स्टार्टिंग से, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सिर्फ काम के पॉइंट रिवाइज करो, इतना ब्रेक है। थैंक यू। 10 मिनट।